कर लिया था अच्छे से? यस सर। यस ठीक। सर। ठीक है, तो आज से हम लोग पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आज हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ और टॉपिक भी कवर करेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि ये पाइथन का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, ये कब और कितना काम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई पाइथन क्या है और ये कैसे आई, इसको पाइथन को कौन सी लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा मार्केट में, जैसे कभी आप लोग किसी बंदे से मिलते हो ना, तो कई बंदे इसको पाइथन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, कई बंदे इसको पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर थोड़ा सा आप और भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के लोगों से मिलोगे तो कोई बोलेगा पाइथन इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी और से मिलोगे तो क्या बोलेंगे बंदे, पाइथन इज यूज्ड फॉर डेटा साइंस। थोड़ा और किसी और से मिलोगे, कोई बोलेगा पाइथन इज यूज्ड फॉर वेब डिजाइन, राइट? तो इस तरह से सभी का अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, राइट? क्या होता है, सभी का अपना अपना ओपिनियन होता है। बट आज हम लोग थोड़ा सा रियल में देखेंगे कि पाइथन को कौन सी लैंग्वेज और का क्यों बोला जाता है। ठीक है, देखो, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी लोगों ने ये बोला ये बहुत परफेक्ट बात है कि भाई पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, व्हाट, पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि कंप्यूटर चलाने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट की नीड होती है, राइट? जैसे कि आपको गाने सुनना है, फोटो देखना है, कुछ और भी काम करना है, मतलब कुछ भी टास्क अगर आपको करना है तो आपको नीड होती है एक सॉफ्टवेयर की। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू। प्रोग्राम क्या होता है, एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिंटेक्स होता है किसी भी लैंग्वेज का, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। उसका यूज करते हैं हम लोग। तो डेफिनेटली कि पाइथन क्या है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका यूज करके हम लोग प्रोग्राम तैयार करते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, थोड़ा सा और अगर आप आगे जाते हैं तो कई लोग ये भी बोलते हैं पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं सर, पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी ये पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला क्यों बोला, ये समझा? ठीक है, अब पाइथन इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसके बारे में जरा बात करते हैं। ठीक है, तो किसी को आइडिया है क्या कि पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है? पाइथन को यूज किया जाता है स्क्रिप्टिंग के लिए, इसलिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या फीचर है पाइथन के अंदर जो पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी मिलती है? किसी को आइडिया है? यस और नो? नो सर। ओके, ठीक है, तो देखो क्या होता है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको चलाने के लिए, जिसके प्रोग्राम को चलाने के लिए आपको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अगर एग्जीक्यूट करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मतलब चला सकते हो, रन कर सकते हो। उस लैंग्वेज को हम लोग एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में भी सेम फीचर है। अगर आपने एक बार जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा और आप चाहते हो कि इसको डायरेक्ट रन करना है, कंपाइल नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेशक करिए। ठीक है, तो पाइथन में भी हमको ये फंक्शनैलिटी मिलती है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको रन करवा सकते हैं विदाउट कंपाइलिंग। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है या आपकी कंपनी में आपकी इमेज को लेकर भी हो सकता है। इमेज इन द सेंस कि आपने देखा भी होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा कि आईटी कंपनी में क्या होता है, बंदे ना आपस में अपने अपने नॉलेज को लेकर थोड़ा सा तेवर में रहते हैं। अरे मुझे तो इतना आता है, तुझे कितना आता है, राइट? तो बंदे अपने आप नॉलेज को थोड़ा सा हाई लेवल का बताते हैं, राइट? तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। अभी तक के मैंने कम से कम 50 से 60 कंपनी में काम करने वाले मेंबर से मिला, और अभी जब से मैं डेटा साइंस के प्रोजेक्ट पे आया हूँ 20-25 दिन हुआ है, अभी ज्यादा नहीं हुआ मुझे। तो 20-25 दिन से मुझे कंपनी ने धकेल दिया है डेटा साइंस प्रोजेक्ट में। तो उसमें क्या है कि मुझे डेवऑप्स भी देखना पड़ता है और डेटा साइंस की कोडिंग भी थोड़ी सी देखनी पड़ती है।
तो वहां पर बहुत सारे मुझे बंदे मिले जिनको यही नहीं पता कि पाइथन में कंपाइलर होता है। क्या होता है सर? पाइथन में कंपाइलर होता है। वो क्या बोलते हैं? पाइथन इज नॉट कंपाइल्ड, बिना कंपाइल के यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करेंगे कंपाइल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का फंडा था कि इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। अब इसको कई लोग ये भी बोलते हैं पाइथन इज जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं सर? जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जरा इसको समझाता हूँ कि ये जनरल पर्पस एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको क्यों बोला जाता है। देखो, जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्पस के लिए अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो, सपोज दैट आप चाहते हो कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है जो कि 4 नंबर को ऐड करे, 4 नंबर को माइनस करे, 4 नंबर को मल्टीप्लाई करे, 4 नंबर को डिवाइड करे। ठीक है, कोई भी 4 डिजिट से रिलेटेड कैलकुलेशन करवाना वो करवा सकता है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो पढ़कर। क्यों? पाइथन इतनी ज्यादा सिंपल है। तो पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि कौन सी लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, सबसे पहले मैं रेकमेंड करता हूँ आप पाइथन सीखो। कई इंस्टीट्यूट होता है या फिर कई मेंबर्स होते, बंदे होते हैं, जिनसे आप पूछोगे सर पहले कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो वो कहते हैं सर पहले आप ना सी सी प्लस प्लस सीखो। लेकिन मैं नहीं कहता। क्यों? सी सी प्लस प्लस अगर आप सीखोगे तो क्या होता है कि सर थोड़ा सा ना डिफिकल्टीज होती है। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट जो होते हैं थोड़े से टफ लेवल के होते हैं। हाँ, अगर आपको पूरा कोर जो बैकग्राउंड है वो प्रोग्रामिंग का रखना है, आगे चल के आपको डीएसए डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखनी है जो कि डेटा साइंस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो अगर आप डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीखना चाहते हो तो आपको फिर सी सी प्लस प्लस आना चाहिए, जावा आना चाहिए, ऊप्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, पाइथन में भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। ऊप्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। करेक्ट। ठीक है, तो पाइथन में भी ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है। एक सेकंड। ठीक है, तो पाइथन में भी होता है, हम भी कवर करेंगे ये ऊप्स का, इसकी टेंशन है। ठीक है, तो मैं जनरल पर्पस की बात कर रहा था। तो एक तो ये हुआ। अब कल को मान लो आपके अलावा कोई एक और नॉर्मल इंसान है जिसको कुछ और भी सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे कि एक फेस डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल एयरपोर्ट में क्या हो गया है, डिजी यात्रा फैसिलिटी हो गई है। कितने लोगों को पता है डिजी यात्रा क्या है? किसी को पता है और नहीं? यस और नो? नो सर। चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, डिजी यात्रा क्या है कि जो अभी एविएशन मिनिस्टर है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो एक्चुअल क्या होता है कि जैसे आप लोग एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपका एक बोर्डिंग पास होता है। जस्ट काइंड ऑफ ये टिकट ही होता है, बट बोर्डिंग पास जो है वो आपके टिकट से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बोर्डिंग पास होता है। तो क्या होता था पहले कि जब गेट के अंदर आप जाने लगते हैं एयरपोर्ट पे, तो आपका बोर्डिंग पास और आपकी आईडी चेक की जाती थी। उसमें क्या किया जाता था, मैच करते थे कि बोर्डिंग पास में जो आपका नेम है और जो आपकी आईडी में नेम है सेम है, यस और नो। ठीक है, अगर नेम सेम है तो ठीक है, आपको जाने दिया जाता था। लेकिन उससे क्या टाइम कंज्यूम होता था, क्योंकि इंसान सीधी सी बात है नेम मैच करने में एक आध मिनट 30 सेकंड तो लगा ही देता है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है, उन्होंने एक मशीन रख दिया है। अब वो मशीन क्या करती है, जैसे आपके आधार कार्ड को आपने बोर्डिंग पास से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो जैसे ही आप कहाँ जाओगे एयरपोर्ट में एंट्री के लिए, तो वहाँ एक मशीन लगी हुई है, उसमें कैमरा लगा है। जस्ट आपको उस कैमरे के सामने देखना है, वो आपका फेस कैप्चर करेगा और ऑटोमेटिक वो गेट को ओपन कर देगा। तो ये क्या है, डिजी यात्रा में फैसिलिटी मिली। तो ये क्या है, फेस डिटेक्शन सिस्टम। एक्चुअली में ये चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही चल रहा है, बट इसको फेस डिटेक्शन सिस्टम बोला जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम अगर आपको बनाना तो आप इजिली पाइथन में बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो ये तो थे पाइथन के कुछ सिंपल सिंपल से फंडे। ठीक है, अब देखो पाइथन का जो स्कोप है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करता हूँ कि सब पाइथन को किस किस स्कोप में यूज कर सकते हैं। देखो, अगर आपको यूज करना एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह से वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा डेवऑप्स में यूज कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है, कर सकते हैं का मतलब कर रहे हैं अभी। ठीक है, उसके अलावा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है, उसके बाद डेटा साइंस, उसके बाद मशीन लर्निंग, उसके बाद रोबोटिक्स। ठीक है, तो ये चीजें, ये इतने सारे स्कोप है जहां पर आप क्या कर सकते हो सर, पाइथन का यूज कर सकते हो। ठीक है, टाइम के साथ सारी चीजें आप लर्न करते चलोगे। जैसे अभी डेवऑप्स के लिए लर्न कर रहे हो आप लोग, कल को आने वाली जो आपकी टेक्नोलॉजी होगी, डेवऑप्स के अलावा और भी टेक्नोलॉजी बूम पे आएंगी, जैसे मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा डिमांड में आ जाएगी, रोबोटिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका डेवऑप्स छोड़ के दूसरे ब्रांच में स्विच करोगे ताकि पैकेज अच्छा मिले। तो उस टाइम पे फिर आप थोड़ा और ज्यादा, पाइथन में क्या एक्चुअल लाइब्रेरीज हैं, ठीक है सर, तो वो लाइब्रेरीज को लर्न करना पड़ता है। लाइब्रेरीज क्या होती है, मैं बात करेंगे, ठीक है, पूरा टॉपिक है लाइब्रेरीज के ऊपर, लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ा सा हम पहले ये बात करते हैं सर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती क्यों, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती क्यों है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों को चाइनीज आती है, क्या आती है सर, चाइनीज लैंग्वेज, और मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है बस। मैं हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानता, आप लोग चाइनीज के अलावा कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो हम दो मेंबर्स हैं, हमारे बीच में क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा। मान लो मैं आप लोगों को पाइथन पढ़ाना चाहता हूँ, या आप लोग मुझसे पाइथन पढ़ना चाहते हो, बट मेरे को चाइनीज नहीं आती और आप लोगों को हिंदी नहीं आता, फिर आप लोग क्या करेंगे बताइए, समझ में आएगा यस और नो? नहीं आएगा। नहीं आएगा, राइट। मतलब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जरूरत किसकी पड़ेगी सर, एक बंदा होता है ट्रांसलेटर, राइट। क्या होता है, ट्रांसलेटर। जैसे अभी आप लोग देखते हैं हमारे कंट्री के मिनिस्टर्स हैं, कभी फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, कभी प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये लोग फॉरेन जाते रहते हैं, राइट। तो वहां पर ये लोग स्पीच देते हैं, तो स्पीच जो देते हैं तो क्या इन लोग को आती है वो लैंग्वेज, नहीं आती, क्या करते हैं, ट्रांसलेटर की हेल्प लेते हैं। तो वहां का जो ट्रांसलेटर होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। सपोज दैट आपको हिंदी में कुछ बोला गया, तो वो हिंदी को कन्वर्ट करके चाइनीज में आपको इन्फॉर्म करेगा। फिर आपने उसका कुछ रिप्लाई दिया तो वो चाइनीज को अंडरस्टैंड करके, ट्रांसलेट करके हिंदी में, हिंदी वाले समझा देगा। तो ये ट्रांसलेटर का काम हो गया, तो इस तरह से चलता था, राइट। लेकिन अगर दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए तो फिर क्या होगा सर, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, राइट, कॉमन वे होना चाहिए। अगर दोनों को हिंदी आता है, या दोनों को इंग्लिश आता है, या दोनों को चाइनीज आता है, तो ये कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सकता है। बट अगर नहीं आता तो फिर यहाँ पर जरूरत पड़ती ट्रांसलेटर की, राइट। तो ये तो थी हमारे ह्यूमन बींग्स की, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में क्या होता है, देखो, आपका जो कंप्यूटर होता है ना सर, वो एक ही लैंग्वेज समझता है जो कि है बाइनरी। अब बाइनरी क्या होती है, 0 1 1 0। इसके अलावा अगर कुछ भी कंप्यूटर को आपने दिया तो वो नहीं समझता, क्या, 0 1 1 0। इसका मतलब क्या है, ये एक फॉर्मेट होता है कि आपको हेलो लिखना, हाय लिखना, कुछ भी लिखना चाहते हो अगर आप, तो क्या है, आपको यूज करना पड़ेगा सी, कौन सा फॉर्मेट, 0 1 1 0 का फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती थी कि देखो, ये आपका जो कंप्यूटर है ना, इसको सिर्फ ये लैंग्वेज समझ में आती है। अब यहाँ पर एक यूजर बैठा हुआ है, क्या सर, यहाँ पर एक ये कंप्यूटर का यूजर बैठा हुआ है, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है, बट मैंने यहाँ पर कंप्यूटर का सिस्टम बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, इनका एक यूजर बैठा हुआ है। अब ये यूजर को कुछ भी बोलना है, जैसे क्या बोलना है, आप लोग मैसेज लिखवाते हो नोट पैड में, MS पेंट में, राइट। तो हेलो, हाउ आर यू, इसको ये लिखवाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा प्रोग्राम इस 0 1 1 0 के फॉर्मेट में। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, जस्ट वन। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है सर, यहाँ पर ये हमें लिखना पड़ेगा 1001 के फॉर्मेट में। ठीक है,
तब कंप्यूटर को समझ में आएगा। तो दिक्कत क्या होती थी, जैसे ये हमारा यूजर है, इसको एक प्रोग्राम बनाना है, 2 नंबर को ऐड करने का, कुछ भी, ठीक है। तो इसको कुछ भी प्रोग्राम बनाना है कंप्यूटर के लिए, तो ये क्या करेगा, फिर उसको कोडिंग करनी पड़ेगी, किस फॉर्मेट में, 0110 के फॉर्मेट में। तो ये जो बाइनरी होती है, इसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड बोलते हैं, ठीक है। या बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड बोल लो, ठीक है। तो ये 0110 का फॉर्मेट में लिखना पड़ता था कोडिंग। तो दिक्कत क्या होती थी, ये कोडिंग बहुत बड़ी हो जाती थी। क्या होती थी, जहां एक शब्द लिखना है वहां 50 शब्द लिखने पड़ते थे। ये किसके कारण हो रहा है सर? बाइनरी के कारण। दूसरी चीज, जो यूजर होता है, यूजर इन द सेंस की डेवलपर, जिसको कोड लिखना है, प्रोग्राम बनाना है, वो क्या करता था, उसको इतनी बड़ी कोडिंग लिखने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि भाई ये 0110 का जो फॉर्मेट है, उसको तो समझ ही नहीं आएगा, कब तक वो याद रखेगा कि कब क्या लिखना, कब कितने जीरो लगाने, राइट। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क था, बट फिर भी सॉफ्टवेयर जो बनते थे वो कैसे बनते थे, 0110 के फॉर्मेट में ही कोडिंग होके बनते थे, ठीक है। बट मार्केट में साइंटिस्ट बैठे होते हैं जो रिसर्च करते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि यार हमारे जो डेवलपर है ना, इनको ये प्रॉब्लम से, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस बाइनरी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज लेके आए, जिसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। क्या बोलते हैं सर? असेंबली लैंग्वेज। अब ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, ये असेंबली लैंग्वेज कॉम्बिनेशन होती है दो लैंग्वेज के। जैसे एक बाइनरी हो गया, ठीक है। जैसे आपको लिखना है हेलो, तो HE1110, क्या लिखना है सर? HE1110। तो ये क्या हो गया, हेलो हो गया। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेलो। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आएगी, HE क्या है भाई, ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा। कंप्यूटर बोलता है यार मुझे तो 1001 के फॉर्मेट में आप जो बोलोगे वो समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी, यहाँ पर एक ट्रांसलेटर आया, जिस ट्रांसलेटर को हम लोग बोलते थे असेंबलर। क्या बोलते थे सर? असेंबलर, ठीक है। इस असेंबलर का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये आपकी जो असेंबली लैंग्वेज होती है, इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड। क्या करता है सर? इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, तब जाके कंप्यूटर इसको समझ पाता था। तो ये तो था पहले का जनरेशन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको हेलो लिखना है, हाय लिखना है, तो देखना ये बाइनरी में कैसे लिखाता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा सर्च करना है, टेक्स्ट टू बाइनरी, ठीक है। देखो, ये पहला वाला ही रैपिड टेबल्स करके वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लिखोगे अपना टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया वेलकम। क्या लिख दिया सर? वेलकम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कन्वर्ट पे क्लिक किया, देखो ये आ गया भाई साहब उठ के। वेलकम लिखने के लिए इतनी बड़ी कोडिंग लिखनी पड़ती है। क्या करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ वेलकम लिखने के लिए हमें इतना बड़ा कोड लिखना पड़ता था। तो सभी को समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ थी जब हम लोग बाइनरी कोड का यूज करते थे। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो ये क्या था, ये बाइनरी में दिक्कत थी। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आई, असेंबलर। जिससे क्या हुआ कि थोड़ा सा आसान हुआ हमारे डेवलपर्स को, कि भाई चलो आधी कोडिंग थोड़ा सा कम लिखी और अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट में बंदे साइंटिस्ट बैठे होते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, रिसर्च करना तो बंद नहीं करते, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू रिसर्च करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ये भी ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, इसके लिए और कुछ सॉल्यूशंस लेके आने चाहिए। क्या करना चाहिए सर? इसके लिए थोड़ा सा कुछ और सॉल्यूशंस लेके आने चाहिए। तो उन्होंने फिर और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्वेंशन किया, जिनकी कोडिंग सिंपल हो जाती थी, जैसे कि जावा, ठीक है, पाइथन, PHP, C, C++, ठीक है, C#। और ऐसे आप मार्केट में जाओगे तो मोर देन 900 या 700 प्लस, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, ठीक है। आर हो गई, पर्ल हो गई, रूबी हो गई, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल है मार्केट में। तो ये जो लैंग्वेज होती है ना सर, जावा, पाइथन, PHP, ये सारी क्या कहलाती हैं आपकी, ये कहलाती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है।
क्या होती है, एक होती हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में समझते हैं कि डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखो, ऐसी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंसान को आसानी से समझ में आ जाती है वो क्या कहलाती है सर, हाई लेवल लैंग्वेज कहला जाती है। एग्जाम्पल, पाइथन को समझने में कोई दिक्कत नहीं, राइट। सी को समझने में कोई दिक्कत नहीं, सी प्लस प्लस को समझने में। तो ये सारी क्या है, जावा हो गई, ठीक है। ये क्या है, आपके हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। अब लो लेवल लैंग्वेज में कौन सा आता है सर, एक तो आता है आपका बाइनरी, ठीक है, और दूसरा आता है असेंबली बस। ये दोनों ही आपकी लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज में सर, अभी आपने बताया कि 700 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल मार्केट में, बट हम पाइथन ही क्यों चूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, पाइथन में सिर्फ आपको एक लैंग्वेज, सॉरी, एक प्रोग्राम लिखना है, वेलकम या हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। सबसे पहला प्रोग्राम होता है जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखने जाते हो, हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। तो जैसे आपको लिखना है क्या, हेलो वर्ल्ड। तो जब आप हेलो वर्ल्ड लिखवाना चाहते हो तो देखना, पाइथन में कितना बड़ा सिंटेक्स आता है, सी में कितना बड़ा आता है और जावा में कितना बड़ा आता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देखो, तो यहाँ से आ जाओ, और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रहेगा। देखो, सी लैंग्वेज में अगर आपको लिखवाना है इतना बड़ा प्रोग्राम, ठीक है, किसमें सर, सी लैंग्वेज में इतना बड़ा प्रोग्राम लिखवाना पड़ेगा। उसके बाद सी लैंग्वेज के अलावा यहाँ सी प्लस प्लस में आओगे तो इसका सिंटेक्स देखो थोड़ा सा कितना अजीब सा है, ठीक है। इसके बाद और नीचे आते हैं अगर आप, तो यहाँ पर आपको जावा का सिंटेक्स मिलेगा, ठीक है। एक तो ये आपको पाइथन का मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पाइथन का सिंटेक्स हो गया। और इसी तरह से अगर हम आते हैं थोड़ा नीचे तो जावा का मिलता है आपको सिंटेक्स, राइट। देखिए, तो ये जावा का सिंटेक्स हो गया, इतना बड़ा कोड। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सिंपल और छोटी हुई सर, आप किसको प्रीफर करेंगे, सी को, पाइथन को, या जावा को। पाइथन को। पाइथन को, राइट। तो पाइथन क्या है, सिंपल लैंग्वेज है और बहुत ही ज्यादा कोडिंग इसकी जो होती छोटी होती, ठीक है। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि यार ये जो पॉसिबल है ना पाइथन में, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि जावा में सर इतना बड़ा कोड है, सी में इतना बड़ा कोड है, लेकिन पाइथन में इतना छोटा क्यों, तो देखो पाइथन में क्या था, पाइथन को बनाने वाले बंदे का नाम था जेम्स गोसली। क्या था सर, जेम्स गोसली। तो जब ये पाइथन बनाए उससे पहले क्या थे, ये सी लैंग्वेज में काम करते थे, किसमें, सी एंड सी प्लस प्लस में काम करते थे कंपनी के अंदर। तो इनको बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती थी, क्या करनी पड़ती थी सर, बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती थी जो कि रिपीटेड होती थी। मान लो आज आपने लिखा वेलकम का प्रोग्राम, कल आपको फिर से यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ता था, फिर से लिखना पड़ता था पूरा सिंटेक्स, ठीक है। तो फिर से पूरा सिंटेक्स आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि यार ये प्रॉब्लम ना आज मेरे को भी आ रही है, मेरे टीम मेंबर्स को भी आ रही है, और अभी जो काम कर रही है इस जनरेशन को भी आ रही है, और आगे आने वाली जो डेवलपर कोडिंग की जनरेशन होगी उनको भी ये प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्यों ना इसको कुछ यूनिक कर दूं। तो इन्होंने क्या किया, किसी लैंग्वेज को उठाया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर की जगह पे क्या कर दिया इन्होंने, प्रोग्राम बना दिए सर। प्रोग्राम इन द सेंस फंक्शन, ठीक है। तो जैसे प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, इसकी कोडिंग भी अगर आप देखोगे तो अंदर बहुत बड़ी कोडिंग होती है, ठीक है। तो इसके कोडिंग कैसे की गई है, क्या होती है, उसके बारे में डीप में हम नहीं जा रहे हैं। अगर आपको जाना है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, बट आप जाओगे भी नहीं, ठीक है। तो ये प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, किस टाइप का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। पाइथन ने बना के दे दिया, आपको बस यूज करना है, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, बाइक में बस चढ़ के और जाना है। बाइक को बनाने में कौन कौन से पार्ट्स का यूज हुआ, कैसे कैसे उन पार्ट्स की असेंबलिंग की गई, उनके बैकएंड में क्या सिस्टम होता है,
इंजन का पिस्टन किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, राइट। तो ऐसे ही है कि यहाँ पर पाइथन में जो फंक्शंस बने हुए हैं, बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है, वो हमें यूज करना है और बहुत सिंपल है, ठीक है। हम खुद के फंक्शन भी बना सकते हैं पाइथन का यूज करके, ठीक है। तो वो हम लोग फंक्शन का टॉपिक आएगा, वो हम भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी क्या था कि सी लैंग्वेज का यूज करके जेम्स गोसलिंग जी ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन बना दिए जिससे पाइथन क्या होगी, सिंपल हो। इतना सभी को समझ में आया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हेलो सर। हाँ बोलिए। जेम्स गोसलिंग ने जावा डेवलप किए थे ना? सॉरी 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 मेरे ध्यान से उतर गया, राइट, ठीक है। जेम्स गोसलिंग नहीं, इसके जो डेवलपर थे वो थे गुइडो वैन रोशम, ठीक है। जेम्स गोसलिंग जी जी जो ने वो उन्होंने जावा डेवलप किया था, ठीक है। अच्छा वो याद आ गया आपको, ठीक है, मेरे को ध्यान से एकदम उतर गया था। एक्चुअली क्या है कि मैं जावा भी थोड़ा सा लर्न कर रहा हूँ अभी काफी दिनों से, जब से मैं डेटा साइंस पे, तो मेरे को ना थोड़ा सा चीजें कम इधर उधर हो जाती, ठीक है। तो इनको जिसने डेवलप किया था वो थे कौन, गुइडो वैन रोसम, ठीक है। तो इन्होंने ये बनाया था किसको, पाइथन लैंग्वेज को। और जावा को जिन्होंने बनाया था वो थे जेम्स गोसलिंग, ठीक है। तो ये था, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस ठीक सर। है। अब देखो पाइथन के लिए एक सिंटेक्स यूज किया जाता है सर, पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्या बोला जाता है, पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म या फिर पाइथन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ना पहले सी लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी समझने पड़ेगी, ठीक है। तो देखो सी लैंग्वेज में क्या होता था, जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता था, तो यहाँ पर जैसे कि ये यूजर हो गया, इसने क्या किया, यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखा, ठीक है सर। तो यहाँ पर इसने अपना प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में। प्रोग्राम लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ता था, उसे कंपाइल, क्या करता था ये, कंपाइल करता था। अब यहाँ पर कंपाइल करने के लिए उसको एक कंपाइलर सॉफ्टवेयर होता है, मतलब ट्रांसलेटर होता है, कन्वर्टर होता है, उसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जब कंपाइल करता था, तो कंपाइल होने के बाद यहाँ पर एक कोड जनरेट होता था, ठीक है, मतलब कन्वर्ट होता था, किसमें कन्वर्ट हो जाता था डायरेक्ट ये सर, मशीन कोड में। अब ये मशीन कोड क्या होता है, वही आपका जो बाइनरी कोड होता है, ठीक है सर, क्या होता है, बाइनरी कोड, ठीक है। तो ये बाइनरी कोड आपको यहाँ से जनरेट करके दे देता था, ठीक है। अब ये बाइनरी कोड क्या होता था कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर जाता, जैसे कि यहाँ पर आपका विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, मैक हो गया, ये तीन आपके पास क्या है सर, प्लेटफॉर्म होते हैं, राइट। और भी होते हैं बट मैं यहाँ पर मेनली तीन लेके चल रहा हूँ, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आपका मैक हो गया, ठीक है। ये तीन आपके पास क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहाँ पर अब ये बाइनरी कोड किस में चलेगा, विंडो में चलेगा, लिनक्स में चलेगा या मैक में चलेगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आता था। तो किस पे चलेगा, किसी को आइडिया है? बोलिए यस और नो। नो आइडिया सर। नो आइडिया, ठीक है। तो देखिए ये चलेगा उस प्लेटफॉर्म पे जिसका आपने लिया है कंपाइलर, जैसे कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, तो आपने अगर विंडो का कंपाइलर लिया है, तो ये क्या करेगा सर, विंडो पे चलेगा, कौन सा, ये बाइनरी कोड, ठीक है। अगर आपने लिनक्स का लिया तो ये चलेगा लिनक्स पे, अगर आपने लिया मैक का तो ये चलेगा मैक पे, ठीक है। तो ये दिक्कत थी यहाँ पर। अब देखो इस चीज को करने के लिए क्या करते, जैसे आपने क्या किया, गेम बनाया, ठीक है, लूडो बनाया, कोई भी बनाया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो विंडो पे चले या लिनक्स पे चले या मैक पे चले, आपको तीनों के लिए सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा, राइट। जैसे मैं बात करूं पाइथन सॉफ्टवेयर की, तो पाइथन का सॉफ्टवेयर विंडो के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, मैक के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई ये आपका बाइनरी कोड विंडो पे चल रहा है, मान लो आपने कंपाइलर लिया तो विंडो का, अब लिनक्स पे चलाना है तो क्या करोगे, फिर आपको कंपाइलर चेंज करना पड़ेगा, अब आपको कंपाइलर उठाना पड़ेगा लिनक्स वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप मैक के लिए करना है फिर आपको कंपाइलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कंपाइलर चेंज करना पड़ा।
आपने कोड किया। अब कई बार क्या होता है, कंपाइलर जो होता है ना वो आपका पुराना कोड सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि विंडो का कंपाइलर जो है वो सिंटेक्स अलग तरीके से समझता है, लिनक्स का जो कंपाइलर वो अलग तरीके का सिंटेक्स समझता है, और मैक का जो कंपाइलर वो अलग समझता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, अपने कोडिंग में हेरा फेरी, मतलब छेड़खानी, ठीक है, मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे, सीधी सी बात। तो ये प्रॉब्लम थी सर किसमें, सी लैंग्वेज में, ठीक है। मतलब आपको एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ता था जितने टाइप के सॉफ्टवेयर बनाने। कल को आपको एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन भी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, कंपाइलर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन क्या बोलता है, आपने लिखा एक बार कोड, क्या किया सर, पाइथन में लिखा आपने एक बार कोड, अब यहाँ पर कंपाइलर तो यहाँ पर भी होता है, क्या होता है, पाइथन में कंपाइलर यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, पाइथन में कंपाइलर यहाँ भी होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर भी क्या किया, कंपाइलर का यूज किया, तो कंपाइल करके दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद जब आपने यहाँ पर कंपाइलर का यूज किया तो ये कंपाइल करके दे दिया, अच्छी बात है, ठीक है। अब कंपाइल होने के बाद सी लैंग्वेज में क्या मिलता था सर, डायरेक्ट बाइनरी कोड। यहाँ पर क्या मिलेगा, बाइट कोड। क्या मिलेगा, बाइट कोड। अब ये बाइनरी कोड जो होता है वो बाइट कोड से अलग होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये बाइट कोड क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो जैसे मैं बात कर रहा था बाइट कोड की, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को मिल रहा था बाइनरी कोड, ठीक है। तो ये बाइट कोड क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बाइट कोड जो होता है वो आपका जावा में भी मिलता है, इसी तरह से और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, उनमें जनरेट होता है जब कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो ये बाइट कोड करता क्या है, ये बाइट कोड उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर के समझ में आता है। तो इसको जरा समझाता हूं, तभी अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा आप लोगों को, टेंशन नहीं, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको बाइट कोड मिला आप लोगों को, ठीक है। तो इस बाइट कोड को क्या करोगे आप बोलोगे सर मैं लिनक्स पे चलाऊंगा, विंडो पे चलाऊंगा, मैक पे चलाऊंगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको चलाना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक डिपेंडेंसी आती है कि ये आपका ना तो विंडो पे चल पाएगा अभी, ना ही मैक पे चल पाएगा, और ना ही लिनक्स पे चल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। ऐसा नहीं प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्यूशन नहीं, उसका सॉल्यूशन भी दिया इन्होंने, ठीक है। तो सपोज दैट कि आपका विंडो था, राइट, ये आपका लिनक्स था, और ये आपका मैक, ठीक है। तो ये आपके हो गए। तो यहाँ पर आपको बाइट कोड मिला। अब बाइट कोड को जब आपने लिया यहाँ पर, तो एक सेकेंड इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, बाइट कोड मिला आपको, और बाइट कोड को समझने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि होता है आपका पीवीएम। क्या होता है सर, पीवीएम। इस पीवीएम का फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। क्या होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। सेम चीज आपका लिनक्स में भी रहेगा, सेम चीज मैक में भी रहेगा। तो ये जो बाइट कोड मिला है ना सर आपको, ये पीवीएम जो है विंडो वाले पीवीएम को भी समझ में आएगा, ये जो आपका बाइट कोड मिला है ये लिनक्स वाले पीवीएम को समझ में भी आएगा, और ये जो आपका मैक वाला पीवीएम है उसको भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये जो पाइथन वर्चुअल मशीन है पीवीएम, जावा में जेबीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो पीवीएम मिला, पाइथन वर्चुअल मशीन। तो ये क्या करेगा, ये बाइट कोड को रीड करेगा, एक लाइन रीड करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें सर, बाइनरी कोड में, ठीक है। तो पीवीएम का काम क्या होता है, कन्वर्ट करना, कि आपके बाइट कोड को कन्वर्ट करता जाए किसमें, बाइनरी कोड में, मशीन कोड में, ठीक है। तब जाके ये कंप्यूटर के समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पीवीएम होता क्या है। पीवीएम कुछ नहीं सर, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पाइथन इंस्टॉल करते टाइम ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर चलता है। अभी सभी को समझ में आया कि कैसे पाइथन जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनी, ठीक यस। है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या फैसिलिटी मिली, एक चीज बताता हूँ, ठीक है।
बाइनरी, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ये बाइट कोड मिला। अब ये बाइट कोड पीबीएम, चाहे आपका विंडो वाला हो पीबीएम, चाहे लिनक्स का हो, या पीबीएम आपका मैक वाला हो, कोई सा भी पीबीएम हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी को एक ही तरह का बाइट कोड समझ में आता है, चाहे वो कोई सा भी बाइट कोड हो। पाइथन का अगर बाइट कोड है तो वो आपके पीबीएम में समझ में आएगा। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या मिला कि आपका जो बाइट कोड है उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आपका मेन कोड है उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, एक बार कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद आपने बाइट कोड मिला, और उस बाइट कोड को जब आपने रन करना चाहा तो यहाँ पर क्या बीच में एक सॉफ्टवेयर आ गया, पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसका काम क्या होता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिला। तो इसी फीचर के कारण पाइथन को क्या बोला जाता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि राइट वन, रन एनीवेयर, ठीक है। देखो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट बोलता है वोरा, किसके, पाइथन का। वोरा का मतलब क्या हुआ, राइट वंस, रन एनीवेयर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पाइथन का बोलता है। आर ई, सॉरी, डब्ल्यू फॉर राइट, ओ फॉर वंस, ठीक है, आर फॉर रन, ए फॉर एनीवेयर, ठीक है। तो एक बार लिखो और जहां मर्जी वहां चलाई, ये स्लोगन था पाइथन का और जावा का, ठीक है। और भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पिज्जा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कभी सुना होगा या फिर कई लोगों ने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, जनरली क्या बोलते हैं, पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कंपाइल लैंग्वेज नहीं है। तो देखो पाइथन में क्या होता है, सर कंपाइलर होता है, बट क्या होता है कि वो हिडन होता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार आपको कंपाइलर जो है तो देखना है, ठीक है, कि इसका बाइट कोड कैसे जनरेट होता है, वो आप लोग देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो। लेकिन नॉर्मली पाइथन आपको नहीं दिखाता, आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ कमांड चलानी पड़ती है, जो कि मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि आप बाइट कोड जनरेट करवा के बाइट कोड देख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज कि यहाँ पर आप, जब ये बाइट कोड आपका एक लाइन रीड करता है, कन्वर्ट करता है, एक लाइन रीड करता है, कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, इंटरप्रेट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटेड प्रोसेस, ठीक है। तो कई लोग ये बोलते हैं पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर है कि पाइथन कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ओनली इंटरप्रेटेड नहीं है। समझ में आया, यस और नो? Yes. यस यस सर। और नो, ठीक है। देखो बोलेंगे नहीं आप लोग तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ये तो थ्योरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब उसके बाद से सेशन स्टार्ट होने वाला है, 5 मिनट के बाद पूरा प्रैक्टिकली। और प्रैक्टिकल में जिसने रखा मुंह बंद, उसे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो पाइथन का एक और फीचर होता है, पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। क्या होता है सर? पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखो जितने भी बड़े बड़े आपके सॉफ्टवेयर बने ना सर, यूट्यूब की बात कर लूँ, गूगल की बात कर लूँ, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्लीट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना कुछ ना स्पेशल फीचर होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं अगर सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज क्या है, फास्ट है एज कंपेयर टू जावा एंड पाइथन। अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा सिक्योर है एज कंपेयर टू सी एंड पाइथन। अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन इज सिंपल लैंग्वेज एज कंपेयर टू जावा एंड सी प्लस प्लस और सी शार्प, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या था, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक फीचर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर रहे हैं पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, तो इसका मतलब क्या था, देखो मान लो आपको कोडिंग लिखनी जावा में, और आप उसको, उस जावा वाली कोडिंग को कनेक्टिंग करवाना चाहते हो, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना चाहते हो अपनी सी लैंग्वेज को, सॉरी, पाइथन लैंग्वेज की कोडिंग के साथ, या फिर आपने सी में लिखा प्रोग्राम और आप उसकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना चाहते हो अपने पाइथन कोडिंग के साथ, तो यहाँ पर क्या आपको पाइथन के एक्सटेंशंस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास
मल्टीपल टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सी पाइथन। अब ये सी पाइथन क्या करता है सर, सी लैंग्वेज के कोडिंग के साथ कनेक्टिविटी के काम में आता है, ठीक है। एक होता है यहाँ पर जाइथन, ये होता है जावा के लिए, ठीक है। इसी तरह से होता है पाई। अब ये पाई क्या होता है कि ये पाइथन से ही पाइथन को कनेक्टिविटी के लिए काम में आता है। तो ये इसके तीन यहाँ पर एक्सटेंशन है, और भी है 15-17 एक्सटेंशन अवेलेबल है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, या आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हो, ऑल एक्सटेंशन लैंग्वेज फॉर पाइथन, तो वो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की लैंग्वेज से आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हो तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर में काम कैसे होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, आपका कुछ भी कोड है, ठीक है, क्या है सर, ये आपने आपके डेवलपर ने कोड लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस कोड को क्या करेगा वो डेवलपर, कोडिंग लिखने के बाद डेवलपर ने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद वो इसको यहाँ पर भेजेगा गिटहब में, ठीक है। क्या करेगा सर, इसको भेजेगा गिटहब में। गिटहब एक वर्जन कंट्रोल टूल होता है, आप लोगों ने अभी पढ़ा है या नहीं, यस और नो? नो सर। ठीक है, अभी शायद आई जी थिंक सर। पाइथन के बाद होगा आपका गिटहब का क्लास, ठीक है। तो देखो गिटहब में क्या होता है कि सिंपल सा 1-2 घंटे में कवर हो जाता है, गिटहब इतना कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कोड लिखने के बाद डेवलपर क्या करता है, अपने कोड को सेंड करता है कहाँ पर, गिटहब में, ठीक है। गिटहब एक अकाउंट होता है जहाँ पर डायरेक्टरीज होती है, पब्लिक और रिमोट रेपोजिटरी, ठीक है। लोकल रेपोजिटरी एंड रिमोट रेपोजिटरी होती है। लोकल वही जो कंप्यूटर में होती है, रिमोट वही जो सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। तो डेवलपर ने कोड लिखा, सेंड कर दिया गिटहब में। अब गिटहब के साथ आपका जेनकिंस इंटीग्रेटेड है सर, क्या है, गिटहब के साथ आपका जेनकिंस इंटीग्रेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपका जेनकिंस चल रहा है, ठीक है, जेनकिंस सर्वर है। अब इस जेनकिंस को आप क्या चाहते हो, कल को ग्रेफाना के साथ यूज करना है, क्या करना है आपको, ग्रेफाना के साथ यूज करना है या फिर किसी और के साथ, जैसे आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एजाइल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जीरा भी हो सकता है, ठीक है। तो एजाइल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसको यूज कर रहे हैं लोग, किसको, एजाइल को। तो यहाँ से जो आप जेनकिंस के साथ एजाइल को कनेक्टिविटी करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है सर, आपको जरूरत पड़ती है प्लगइन्स की। किसकी जरूरत पड़ती है, प्लगइन, ठीक है। तो ये प्लगइन क्या होता है, दो सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब आप लोग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहे होते हैं, तो ये प्लगइन ना मार्केट में होता नहीं है, ठीक है। या फिर होते हैं तो उनमें कुछ बग्स होते हैं, क्योंकि पब्लिक है भाई, वो तो पब्लिक चीजें हैं, हो सकता है कि कुछ और इशू हो, है ना। तो फिर यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फिर आपको खुद का प्लगइन्स बनाना पड़ता है। तो जब आपको खुद के प्लगइन्स बनाने होते हैं ना, तो अगर आपको पाइथन का नॉलेज है तो आप खुद का प्लगइन्स भी बना सकते हैं। तो इसलिए कंपनी डिमांड कर रही प्लगइन्स की, सॉरी, पाइथन की। दूसरी चीज, आपके डेवलपर ने यहाँ लिखा कोड, कोड लिखने के बाद सेंड कर दिया गिटहब में। अब गिटहब के साथ जेनकिंस सर्वर कनेक्टेड है, जेनकिंस के साथ एजाइल कनेक्टेड है, और इसके बाद यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर का वर्जन रिलीज होता है, ठीक है। जैसे आपका वर्जन वीएलसी मीडिया का होता है, ठीक है, वीएलसी का 1.2 था, कल को आपका वीएलसी का 1.2.1 ये वर्जन रिलीज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कोड में ही दिक्कत थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या सीआईसीडी पाइपलाइन चल रही होती जेनकिंस सर्वर के अंदर, ठीक है। तो सीआईसीडी पाइपलाइन में क्या हो रहा है आपका, जैसे ही आपका कोड आया, क्या है सर, जैसे ही कोड आया, ये आपकी पाइपलाइन फट गई, ठीक है, ब्रेक हो गई। तो जैसे ही पाइपलाइन आपकी ब्रेक हुई, फट गई, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको फिर से पाइपलाइन बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो पाइपलाइन जो ब्रेक हुई है, पाइपलाइन जो आपका टूटा, वो किस लिए टूटा, कोड में बग के कारण। तो आपने डबल से पाइपलाइन बनाया, फिर से आपने एग्जीक्यूट किया, फिर से पाइपलाइन ब्रेक हुई। तो ये क्या एक आपके लिए दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि आपको कोड का नॉलेज नहीं। लेकिन अगर आपको पाइथन आता है तो आप कम से कम कोड को समझ सकते हो कि भाई ये कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोड में दिक्कत है, आप क्या बोलोगे डेवलपर को, ये इसको सही करके दे, क्या पागलपंती जैसा तूने कोड लिखा, राइट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी आराम से जब आप करोगे। तो अभी क्लियर है कि पाइथन को किस लेवल का यूज करते हैं हम लोग डेवऑप्स में, और आगे चल के जब 5 साल 7 साल बाद आप अपना
जॉब प्रोफाइल चेंज करोगे, डेवऑप्स से डेटा साइंस में जाओगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जाओगे, तब कैसे यूज करोगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि पाइथन को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं, लैब कैसे तैयार करें। ठीक है, तो देखो पाइथन को डाउनलोड करना बहुत ही सिंपल है। कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो लिनक्स उबंटू यूज कर रहा है। ठीक है, जो लिनक्स उबंटू यूज कर रहा है उसे टेंशन ही नहीं लेना, उसमें पाइथन ऑलरेडी होता है। क्या होता है सर? पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, किसमें? लिनक्स और मैक में। अब लिनक्स ये नहीं है कि अमेजोन लिनक्स में ही इंस्टॉल होगा, कोई सा भी लिनक्स हो। ठीक है, सभी लिनक्स में होता है वो, चाहे आपका वो रेडेट हो, सेंटोस हो, फेडोरा हो, उबंटू हो, सूजे हो, कुछ भी हो, सब में होता है। ठीक है, मैक में भी आपको कह रहा था पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। ठीक है, तो आपका पाइथन इसमें इंस्टॉल रहता है। बट विंडो में इंस्टॉल करना है तो कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल सा। सबसे पहले क्या करोगे, आप आओगे गूगल के ब्राउजर में, या आपको आपको सर्च करना है python.org। क्या करना है सर? python.org आप लिखना, एंटर। ठीक है, तो देखना ये आप डायरेक्ट यहाँ पहुंचे। अब ये डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपने डाउनलोड्स पे क्लिक किया, नीचे आइए। देखिए ये तो ये लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने का बता रहा है कि डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। तो यहाँ पर आप विंडोज के लिए लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जैसे कोई कई बार क्या होता है कि आपका प्रोग्राम ना स्पेसिफिक वर्जन में लिखा है, वो उसी वर्जन को सपोर्ट करेगा। तो फिर क्या है कि आप यहाँ से अगर स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड करना चाहते हो तो ये देखिए यहाँ से स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका पाइथन का पर्टिकुलर। ठीक है, अब इसी तरह से देखो आप यहाँ पर चाहते हो लिनक्स यूनिक्स के लिए, मैक के लिए, अदर के लिए डाउनलोड करना कर सकते हो। इसी तरह से आप लोग अभी डॉकर पढ़ोगे शायद। ठीक है, तो डॉकर की इमेज वगैरह डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से डॉकर की इमेज ले सकते हो। ठीक है, एक्चुअल में ये पाइथन का ही सॉफ्टवेयर है इंस्टॉलेशन, बट डॉकर में हम लोग उसको इमेज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लाइट वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेटेस्ट वाले के लिए मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, मेरा डाउनलोडिंग स्टार्टेड होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। ये जैसे ही हुआ डबल क्लिक करना है इसको। ठीक है, ये आपकी एक्सी फाइल, तो ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो मेरे में ऑलरेडी ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये पूछ रहा है मॉडिफाई, ऐड, रिमूव, रिपेयर। ठीक है, तो मैंने बोला कि मॉडिफाई कर दे। उसके बाद देखो ये पूछ रहा है कि क्या क्या आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मैंने बोला डॉक्यूमेंटेशन, पीप, टीसीएल, टीके, ये सब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करना नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीजें करके मैं इंस्टॉल कर दूंगा, मॉडिफाई हो गया सक्सेसफुली। बट आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट ऑप्शन देता हूँ कि आप में से कोई एक पाइथन डाउनलोड कर लो और इंस्टॉलेशन करो। स्क्रीन में शेयर करने का आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोग ना शेयर कर पाओगे स्क्रीन, तो बाकी जो बंदे हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो कौन कर रहा है फटाक से बताइए। हेलो सर, मैं करता हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैंने अलाउ कर दिया स्क्रीन शेयरिंग का। हूँ। स्क्रीन विजिबल है सर। हाँ विजुअल है, और सभी डाउन। को दिख रहा है ना स्क्रीन गाइस? हाँ सभी यस को दिख रही है विजिबल। स्क्रीन? ठीक है, चलिए हाँ ये देखो डाउनलोड हो चुका है। अब ये इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो देखो ये दिखा रहा है। ठीक है, तो ये करेंगे रन। देखो, तो यहाँ पर एक सेकेंड देखना, ये क्या है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफॉल्ट फीचर्स हैं वो मिलेंगे। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो जरा एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप कस्टमाइज पे कर पा सकते हो कि आपको पिप चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें। तो हमें डिफॉल्ट वाला लेना है, तो अभी बैक करो यहाँ से। ठीक है, अब सबसे नीचे आइए, देखिए आपके पास एक लिखा है ऐड पाइथन डॉट ई टू पाथ। ये आपको टिक करके चलना है। इसको अगर आप अनटिक करेंगे तो दिक्कत क्या होगी, आपका पाइथन जिस पाथ पे इंस्टॉल होगा ना, आपका पाइथन प्रोग्राम वहीं पर फिर रन करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसी लोकेशन पे अगर आपका पाइथन प्रोग्राम है तो रन कर पाएंगे, लेकिन अगर अदर लोकेशन पे तो आप रन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐड पाइथन डॉट ई
टू पाथ कर रखा है, मतलब टिक कर रखा है इस बॉक्स को, तो आप पाइथन कहीं भी लिख दो, डेस्कटॉप पे लिख दो, डाउनलोड पे लिख दो, आपका प्रोग्राम हो जाएगा एग्जीक्यूट एवरीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये टिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है आप। ठीक है, तो देखिए ये सेटअप इंस्टॉलेशन होने लगा। क्या हो गया सर, ये इतना स्लो हो गया? सर पता नहीं, चालू तो है। सिस्टम की कंडीशन ठीक है ना? हाँ सर। कोई नहीं, वेट करो, हो सकता है कभी टाइम मिले तो। तब तक बाकी लोग, आप लोग भी करिए। ठीक है, इसमें तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो ही गया है, बाकी आप लोग भी कर लीजिए। देखो टाइम मिलता है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाक से कर लिया करो आप। और कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास के टाइम पे नोट्स बनाते हैं? है कोई ऐसा जो नोट्स बनाता है क्लास के टाइम पे, या नहीं बनाता कोई भी? सब वीडियो पे डिपेंड है। यस और नो? क्लास खत्म होने के बाद करते हैं। ठीक है, देखो नोट्स बनाने की आप लोग कोशिश करना, क्योंकि पाइथन में ना कोडिंग है, और कोडिंग थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट लगेगा। तो नोट्स बना के चलोगे ना आप, तो क्या होगा कि माइंड पे कैप्चर होते चलेगी चीजें। ठीक है, पूरा नहीं लिखने को बोल रहा हूँ कि आप पूरा ही लिखो, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, तो आप जब भी क्लास ज्वाइन करके बैठते हो तो कम से कम एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। ठीक है, और मैं कई बार बता भी देता हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, तो वो आप नोट डाउन वहां पर कर लिया करो। ठीक है, तो देखो ये इंस्टॉलेशन हो ही गया लगभग लगभग, देखो सक्सेसफुली। अब इसको कर दो क्लोज सर। अब मुझे ये चेक करना पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे? तो इसको क्लोज करो। ठीक है, सबसे पहले आप ओपन, इसको क्लोज कर दो, फिर उसके बाद ओपन करो सीएमडी से। ठीक है, अब ओपन करिए सीएमडी को। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टाइप करना है पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। सही था सर स्पेलिंग, बस ओनली एम की जगह एन है। ठीक है, हाँ एंटर कर दो। देखो दिखा दिया पाइथन का वर्जन। अब इसी तरह से विंडो की प्रेस करिए अपने लैपटॉप की। ठीक है, अब यहाँ टाइप करिए IDLE। देखो तो ये आ गया सॉफ्टवेयर, इसको ओपन करो। देखो तो जब पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है तो ये फीचर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, कि अगर आप सीएमडी पे जाके देखोगे तो मिल गया, ये आपका पाइथन का आइडियली सेल है, यहाँ भी मिल गया। ठीक है, तो अभी तो ये था इंस्टॉलेशन, सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, जैसे टेराफॉर्म में दिक्कत हुई थी आप लोगों को? नो सर। इस, इसमें नो कोई सर। दिक्कत नहीं होगी, बस वो नीचे जो है ना ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ, उसको टिक करके चलना है। उसको टिक करके नहीं चलोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलिए अभी स्क्रीन स्टॉप करिए सर। मैं अब आप लोगों को यस सर। बताता हूँ कि पाइथन का प्रोग्राम कहाँ लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, कैसे रन किया जाएगा। ठीक है, इसको बारे में बात करते हैं। देखो सर, एक चीज ध्यान रखना, जब भी जैसे आपने टेराफॉर्म में भी देखा था कि अगर आप टेराफॉर्म की एक फाइल बना रहे थे तो उसका एक्सटेंशन रख रहे थे .pf, तो ऐसे ही पाइथन का एक्सटेंशन रखना पड़ता है जो कि है .py। ठीक है,
तो कोई भी प्रोग्राम का फाइल आप कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विवेक डॉट पी वाई रख लो, क्लाउड डॉट पी वाई रख लो, कोड डॉट पी वाई रख लो, ठीक है। कुछ भी रखोगे बट एक्सटेंशन क्या होगा सर, डॉट पी वाई होगा, ठीक है। अब ये तो एक्सटेंशन की बात होगी, ठीक है। अब उसके बाद सर कोड कहाँ पर लिखेंगे ये बता दो सर। तो देखो कोड लिखने के लिए पहला ऑप्शन है आपके पास नोटपैड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपके पास आईडीएलई, ठीक है। पांचवा ऑप्शन है आपके पास पाईचार्म, ठीक है। छठवा ऑप्शन है आपके पास सबलाइन, ठीक है। और इसी तरह से और भी हैं, तो ये सारे क्या कहलाते हैं सर, ये कहलाते हैं आपके आईडीएल, ठीक है। क्या कहलाते हैं, आईडी, ठीक है, आईडीई, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है ये। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अब लिनक्स में सेम चीज अगर आपको करना है तो क्या, VIM, VI, ठीक है, नैनो, गेडिट, इनका यूज कर सकते हैं आप। कब, जब आपको फाइल लिखना हो किसमें, लिनक्स में, पाइथन की, ठीक है। तो ये तो आपकी कमांड है, कमांड को ही हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, यहाँ पर इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं और थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे लिखते हैं, कैसे रन करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन बताऊं सर, नोटपैड पे बताऊं या पहले आईडीएलई पे बता दूं, बताइए। आइडियली। आईडीएलई पे चलो। देखो आईडीएलई में दो चीजें मिलेंगी आपको, एक मिलेगा आईडीएलई शेल, ठीक है, जिसे हम लोग पाइथन शेल भी बोलते हैं। और दूसरा मिलेगा कि आपको प्रोग्राम लिखने को, ठीक है। तो जैसे मैं तो अभी पहले आईडीएलई शेल पे भी बता देता हूँ और नोटपैड पे भी बता दूंगा, दोनों टेंशन। तो मैंने ओपन किया आईडीएलई, देखो ध्यान से देखना, ये ऊपर लिखा है आईडीएलई शेल, ठीक है। तो सेल पे क्या होता है कि आप जो कोड लिखते हो ना वो टेम्परेरी होता है, उसको आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेम्परेरी कोडिंग के लिए ठीक है भाई, मैंने लिखा मुझे प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट यहाँ पर पूरी फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है। तो कुछ चीजें हैं जो कि सिंपल चीजें आप कर सकते हो यहाँ पर, जो बट जो एडवांस लेवल की चीजें वो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको लिखवाना है वेलकम टू पाइथन क्लास। तो देखो प्रिंट फंक्शन होता है। अब ये प्रिंट फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एक बार ध्यान से समझना सर, जब भी आपको कोई आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना होगा, आपको यूज करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन, समझ में आया, ठीक है। तो जब भी कोई मैसेज लिखवाते हो, जैसे एज इट इज चीजें प्रिंट करानी, तो यहाँ पर लिखोगे डबल क्वेट के अंदर, तो वेलकम टू पाइथन क्लास डे 1, ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया। अब इंटर करो, ये आउटपुट आ गया। ना तो मैंने इसको सेव किया ना रन किया, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। ये क्या था, ये था आइडियली सेल पे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मुझे फाइल की तरह लिखना, भाई जो कोडिंग होती है उस तरीके से लिखना है। तो यहाँ देखो फाइल पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई फाइल ऑलरेडी है पाइथन की तो ओपन कर लेना, नहीं है तो क्या करना, न्यू फाइल पे क्लिक कर देना। तो ये आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लिखवाना स्टार्ट करता हूँ। जैसा मैंने लिखा प्रिंट वेलकम टू पाइथन क्लास, ठीक है, वेलकम टू पाइथन क्लास, ठीक है। इसको अब करना पड़ेगा सेव, तो मैंने किया कंट्रोल S, ठीक है। देखो तो अभी सेव करने को पूछ रहा है, तो मैंने बोला डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। अभी देख लेते हैं, हमारे पास कोई फाइल नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला code.py के नाम से, क्या, code.py। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखना सर, जब भी आप क्या आइडियली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर .py नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, क्या, .py नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, और .py देते हो तो भी चलेगा। कब, जब आप कोड लिख रहे हो आइडियली में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेव टाइप है ना, देखो पाइथन फाइल है, यहाँ पर अगर आप ऑल फाइल्स कर दोगे तो फिर आपको .py देना कंपलसरी होगा, और .py के अलावा इसको डबल क्वेट में भी रखना पड़ेगा। तो ये है। तो यहाँ पर आप क्या करो, कोड लिख लो और पाइथन फाइल्स कर दो, बात खत्म, कर दो सेव, ठीक है। अब करना है इसको रन, तो क्या ये रन का आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करिए और रन मॉड्यूल पे क्लिक करिए, ठीक है। तो वेलकम टू पाइथन क्लास, कैसे, वेलकम टू पाइथन क्लास, तो ये आपने लिखवा दी। सभी को समझ में आया कैसे कोड लिखा हमने, कैसे रन किया, यस और नो। यस सर।
अब इसी तरह से पाइथन में भी वेरिएबल होता है, जैसे आप लोगों ने वेरिएबल पढ़ा था किसमें सर, पैराफॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसका जो वेरिएबल का तरीका होता है वो अलग होता है। देखो वेरिएबल के इसके कुछ नेमिंग कन्वेंशन रूल्स हैं जो कि मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सिंपल से समझो वेरिएबल बनाते कैसे। देखो जैसे यहाँ पर मैंने एमएसजी मैसेज करके एक वेरिएबल बनाया, इक्वल सिंबल लगाऊंगा। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या लिखवाना था सर, वेलकम टू पाइथन क्लास, क्या वेलकम टू पाइथन क्लास, और यहाँ पर मैंने लिखवाया डे 1, ठीक है। और ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर डबल क्वेट, सॉरी यहाँ पर ये क्वेट, सॉरी ये नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो जब आपको वेरिएबल को एक्सेस करना होगा ना इसके अंदर, आपको क्या बिना पैरेंथेसिस के वेरिएबल का नाम दे दो, ठीक है। अगर पैरेंथेसिस के बिना बोल बिना क्वेट के, ठीक है। अगर आपने क्वेट में दे दिया तो क्या करेगा ये, तब ये प्रिंट करवा देगा टर्मिनल पे मैसेज, एमएसजी प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर आपने बिना क्वेट के लिखा है तो ये क्या करेगा, इसकी जो वैल्यू है इस वेरिएबल की वो प्रिंट कराएगा। देखो तो मैं इसको करता हूं सेव, ठीक है। तो वेलकम टू पाइथन क्लास आ गया, ठीक है। अब इसी चीज को मैं अगर क्या करता डबल क्वेट में डाल देता तो ये अब क्या हो जाता सर, अब ये खुद एक वैल्यू बन जाता, तो ये डायरेक्ट खुद प्रिंट हो जाता। देखो तो जब आपने वेरिएबल को एक्सेस किया तो ये वैल्यू आई, जब आपने डबल क्वेट में डाल दिया तो ये आई। तो समझ में आया कि वेरिएबल और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, यस और नो, Yes. यस। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन रूल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन रूल्स आपको नोट डाउन करना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है, जब मैं लिख देता हूँ पूरे। तो यहाँ पर हेलो कुछ इसके वेरिएबल, हाँ बोलिए सर। सर, ये गणेश को ये करो ना म्यूट, उनका शायद अनम्यूट हो गया और आवाज आ रही है। गणेश का क्या अनम्यूट है तो वॉइस आ हाँ रही है, हाँ हाँ, ठीक थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज हो गया, किया उन्होंने। ठीक है, ठीक, ठीक है। चलिए तो अभी मैं क्या वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहा था, ठीक है। तो वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन में क्या होता है सर कि देखो जैसे मैंने टेराफॉर्म में बताया था ऐसी पाइथन में भी होता है, बट पाइथन के नेमिंग कन्वेंशन थोड़े से अलग होते हैं। देखो वी कांट यूज फंक्शन नेम कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। हम फंक्शन या कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफाइंड है पाइथन में, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन है और कीवर्ड है वो देखो, यहाँ पर सिंपल से गूगल में सर्च करना पाइथन, ठीक है, फंक्शंस, ठीक है। और ये देखो आप यहाँ पर नीचे आओगे तो दिख जाएंगे आपको बिल्ट इन फंक्शंस वाला पाइथन डॉक है, ठीक है। ये इतने सारे हैं, ये आपके क्या है, ये आपके बिल्ट इन फंक्शन है, इनका सभी का अपना अपना फंक्शनैलिटी है, इनका हम लोग यूज केस देखेंगे आने वाले क्लासेस में। तो इनको आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। दूसरी चीज पाइथन में कीवर्ड्स भी होते हैं, वो भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो इसमें W3 स्कूल पे ही चले जाओ, ये देखो ये क्या एसिड ब्रेक, ये क्या है सर, ये आपके पूरे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन कीवर्ड्स का भी यूज आप नहीं कर सकते कैसे, एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। दूसरी चीज वी कांट यूज नंबर इन स्टार्टिंग, जैसे टेराफॉर्म में बताया था सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आप नंबर के यूज नहीं कर सकते, और टेराफॉर्म में क्या था कि आप अंडरस्कोर और हाइफन दोनों यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर ओनली अंडरस्कोर यूज कर सकते, वी कैन यूज ओनली अंडरस्कोर एक्सेप्ट दैट नो स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो उसके अलावा हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी चीज आप स्पेशल कैरेक्टर को स्टार्टिंग में, बीच में या एंड में कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन का रूल है। सभी को समझ में आया, यस और नो। बाकी A to जैसे ए बी हो गया, बी ए हो गया, ये स्मॉल कैपिटल कोई भी दे सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
तो सभी को क्लियर है अभी वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन रूल्स? ओनली अंडरस्कोर अलाउड है क्या सर? हाँ सर, ओनली अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर में, जैसे आपका एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये क्या है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये कोई भी अलाउ नहीं, ओनली अंडरस्कोर अलाउ है। ओके सर। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टेराफॉर्म में हम लोग वेरिएबल बनाते थे, माय हाइफन नेम लिख सकते थे आप। दूसरा ऑप्शन क्या था, माय अंडरस्कोर नेम। तो पाइथन में क्या होता है कि हाइफन सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो ऐसे लिखना पड़ता है। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, यस तो सर। ये था क्या हमारे वेरिएबल का टॉपिक। ठीक है, सिंपल सा था, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। जो देखो, एक चीज और मैं बताना भूल गया, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा नेम इक्वल विवेक। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में जो होता है ये आपका कहलाता है वेरिएबल नेम, राइट साइड में जो होता है ये कहलाता है वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, ये होता है वेरिएबल नेम, ये होता है वेरिएबल वैल्यू। और ये होता है आपका वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, सभी को क्लियर, यस और नो? यस सर। यस क्लियर। अब एक चीज और देखते हैं कि जब आपको कोड लिखना पड़ा नोटपैड पे, फिर कैसे चलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये डिलीट कर देता हूँ ये फाइल को। ठीक है, और नोटपैड में, बट आप लोग नोटपैड में करना मत, क्योंकि नोटपैड में ना आप लोग गलती बहुत करोगे। अभी तो कर लोगे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस, बट जब आप लोग आगे का टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, ये पढ़ोगे तब गलतियां करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल से लिखवाता हूँ, जैसे मैंने नेम इक्वल लिखवाया, तो मैंने लिखवा दिया पाइथन इज बेस्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे प्रिंट कराना है, तो मैंने प्रिंट और लिखा नेम। तो इसको अब करूंगा मैं सेव। ठीक है, तो सेव करने के लिए कहाँ पर, डेस्कटॉप में, फाइल का नेम क्या देना है, मैंने लिखा code.py। ठीक है, यहाँ कर दो ऑल फाइल्स, बस, और कर दो सेव। सेव हो गई। अब रन कैसे करोगे, तो रन करने के दो ऑप्शन है, एक तो आप आइडियली में चले जाओ। ठीक है, क्या करिए, यहाँ आइडियली में आ जाइए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ओपन पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर आपकी फाइल्स को ओपन कर लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कभी आपको कमांड के थ्रू करना हो सीएमडी से। ठीक है, तो विंडो आर दबाना, सीएमडी पे जाना है। ठीक है, वहां पर जाना है जहां पर आपका फाइल है। ठीक है, तो जैसे मेरा क्या है, मेरा पड़ा हुआ है डेस्कटॉप वाले में, राइट। तो गया, अब यहाँ पर पाइथन हो गई आपकी कमांड, और फाइल का नेम क्या है, code.py। क्या है, code.py। ठीक है, तो पाइथन इज बेस्ट लैंग्वेज, समझ में आया? तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो जब आप कोड लिख रहा है नोटपैड में, और एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सभी को समझ में आया इतना? किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत? यस और नो? नो बोलते सर। क्यों नहीं आप? यस सर। ठीक है, बोला करो थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स इसमें जो होते हैं वो होते हैं आपके टोटल 12 टाइप्स के। ठीक है, एक्चुअल में होते हैं 14, बट दो ऐसे डेटा टाइप है जो हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं उनका नाम बता दूंगा ओनली, बट हम लोग उसके बारे में डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला होता है आपका इंट, फ्लोट, ठीक है, बूल, कॉम्प्लेक्स, एसटीआर। ठीक है, उसके बाद होता है लिस्ट, टपल, सेट, ट्रोजन सेट। ठीक है, डिक्ट, रेंज, बाइट्स, बाइट एरे, और होता है लास्ट में आपका नल। ठीक है, देख लो, काउंट कर लो, टोटल 14 होते हैं आपके। ठीक है, पहला होता है इंट, दूसरा फ्लोट, तीसरा बूल,
चौथा कॉम्प्लेक्स, पांचवा STR, ठीक है। छठवा लिस्ट, सातवा टपल, एट्थ सेट, नाइन्थ फ्रोजन सेट, टेंथ डिक, 11th रेंज, 12th बाइट्स, 13th बाइट एरे, 14th नन, ठीक है। ये होते हैं। अब इनमें से ये जो पांच होते हैं ना सर स्टार्टिंग के, कौन कौन से, ये मैं रेड कलर से कर देता हूँ। इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स और STR, ये आपके पांच जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं सर, ये कहलाते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कि भाई इंट डेटा टाइप क्या होता है, कैसे काम करता है, फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, इनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, किसी कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है, नो। ठीक है। चलिए, तो कल मैं आप लोगों को इनकी आइडेंटिटी बताऊंगा कि कैसे पहचानोगे आपकी ये इंटीजर है या फ्लोट है या बूल है या कॉम्प्लेक्स है। इनकी अपनी स्पेशल आइडेंटिटी होती है, इनके स्पेशल यूज केसेस होते हैं भाई कि इंटीजर कहाँ यूज करना है, लिस्ट कहाँ यूज करना है, ठीक है। डेवऑप्स में कैसे यूज होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो एक एक करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के पांच मैंने आपको बताया, इंट, फ्लोट, बूल, कॉम्प्लेक्स, STR, ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। बाकी के बचे हुए जो होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, उसे हम लोग एडवांस डेटा टाइप भी बोलते हैं, ठीक है सर। तो चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं। बाकी किसी को कोई डाउट है अभी तक तो पूछ सकते हैं। वैसे अभी आज तो ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है तो डाउट नहीं होगा। हाँ, कल से स्टार्टिंग, कल से डाउट आने लगेंगे आपको, राइट। हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। विजुअल स्टूडियो कोड में कौन सा पाइथन के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करना है? पाइथन नाम से ही सर उसमें, जैसे यहाँ पाइथन पर, नाम से? अच्छा। हाँ जैसे यहाँ पर आप ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर आप टाइप करिए पाइथन, देखो तो ये आ गया पाइथन का, ठीक है। रन करने के लिए? रन करने के लिए सेम प्रोसीजर से, सेम? जैसे जैसे नहीं, टेरा, कोई एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप ये दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों आराम से हो जाएगा। एक तो ये है, या तो ये माइक्रोसॉफ्ट का कर लो, कोई भी एक कर लो या दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा। ठीक है। कल मैं बता दूंगा इसका भी विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो क्या अच्छा। होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे रन करते हैं। जैसे आज मैंने आप लोगों को आइडियली में बता दिया और नोटपैड में बता दिया, कल की लैब हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में कर लेंगे, फिर एक आध लैब लिनक्स में भी करवा दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के अंदर जब कभी आप यूज करोगे तो दिक्कत नहीं होगी समझने में कि कहाँ पर कैसे चल रहा है। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा या नहीं, राइट सर। ठीक है। सर हाँ, कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले पाइथन में? टॉपिक सर ने भेजा नहीं आप लोगों को, पाइथन का तो नहीं भेजेंगे? चलो कोई नहीं, भेज देंगे। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें से कुछ कुछ टॉपिक मिस भी हो जाए, क्योंकि मेरे को माइंड पे जो चीजें याद है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। हम्म। उसके बाद वेरिएबल नेमिंग रूल्स देखा, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप्स, अब ये डेटा टाइप्स में 14 जो होते हैं, 14 में से पूरा 14 ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके यहाँ पर टाइप कन्वर्जन होता है जिसे टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद इनपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। कमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद और आपका क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट में
इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, और आपका क्या बोलते हैं एलिफ, ये 4 टाइप के होते हैं, ये हम पूरा देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में पर्टिकुलर नहीं लिख रहा हूँ कि इफ एल्स जैसे अलग लोग लिखते हैं, ठीक है। मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा मतलब पूरा, ठीक है। उसके बाद लूप्स, लूप्स में 2 टाइप के लूप होते हैं हमारा, 3 मान लो। एक होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है। तो लूप्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट में 3 होते हैं, ब्रेक, पास, कंटिन्यू, ये हम लोग बात करेंगे। उसके बाद पाइथन में फंक्शन। अब फंक्शन में अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो हम लोग बात करेंगे। फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन में विदाउट आर्गुमेंट फंक्शन क्या होता है, विथ आर्गुमेंट फंक्शन क्या होते हैं, सिंगल आर्गुमेंट फंक्शन क्या होता है, मल्टीपल आर्गुमेंट फंक्शन क्या होता है, ये लोग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का टॉपिक होता है, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का इनहेरिटेंस का टॉपिक आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका कंस्ट्रक्टर का टॉपिक, ठीक है, ये होगा। उसके बाद यहाँ पर पिप, पिप के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो कैसे पिप के थ्रू यूज करोगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको पांडास का कुछ यूज केस बताऊंगा, ठीक है। तो पांडास का यूज केस बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोटो 3 के 2-3 एग्जांपल करा दूंगा आपको, ठीक है। ये बोटो 3 क्या होता है सर, मॉड्यूल होता है, क्या है, बोटो 3 मॉड्यूल है फॉर AWS क्लाउड, ठीक है। तो AWS क्लाउड में EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं ये मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और पाइथन के कुछ टॉपिक्स मुझे अभी मिस हो रहे हैं, याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये वाले टॉपिक्स, ठीक है। ये तो लाइब्रेरीज है सर, ये लाइब्रेरीज तो 1.5 लाख है, ठीक है ना। आप कभी पढ़ोगे ना कोई पढ़ाएगा इतना सारा। तो ये यूज केसेस डिवाइड होते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो पांडास क्या है, पांडास डेवऑप्स में भी यूज हो जाता है, टेलीकॉम सेक्टर में भी यूज हो जाता है, डेटा साइंस में भी यूज हो जाता है, डेटा एनालिटिक्स में भी यूज हो जाता है। तो पांडास पॉपुलर हो चुका है आज के टाइम पे। फिर उसके बाद इसी तरह से अगर जैसे नमपाई हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एक और मॉड्यूल होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, OS मॉड्यूल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि ये ऐसे मॉड्यूल है तो यूज कर, जैसे कोई आप सिस्टम एडमिन है, ठीक है, तो उसको क्या जरूरत है, वो अगर OS मॉड्यूल पढ़ लेता है तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉड्यूल होते हैं। तो कई मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके एग्जाम्पल भी करा दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से मॉड्यूल जो है तो किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। बट इसमें अभी बहुत सारे टॉपिक मिसिंग है, ये जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखे हैं, क्योंकि मेरे माइंड पे याद ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को ओके, देख के बता दूंगा, मैं एक बार सर को भेज भी दूंगा, ठीक है। ओके सर, अप्रोक्सीमेट कितने क्लासेस होंगे सर? तो देखो अप्रोक्सीमेटली इसका बोला जाए तो 15 से 20 क्लासेस होंगी। क्लासेस मत गिनो, देखो आवर्स में गिनो इसको, क्योंकि क्या ओके, होगा कि हमारी जो क्लासेस होंगी ना वो 1.5-1.5 घंटे की होंगी, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से 10 से 11 क्लास में हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, वही मान के चलो 2 वीक्स, ठीक है। ओके, तो इसमें अभी बहुत सारे टॉपिक, जैसे अभी मेरे को याद आया, एक होता है आपका म्यूटेबल इम्यूटेबल, ठीक है, रीयूजेबिलिटी का टॉपिक, इस स्केप सीक्वेंस का टॉपिक होता है। सबसे बड़ा टॉपिक तो मैंने यहाँ पर मिस ही कर दिया, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो मैंने मिस कर दिए, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो मैं वो आपको सेंड कर दूंगा सर के थ्रू, तो आप लोग उसको देख लेना एक बार, ठीक है। करेक्ट। चलिए, ठीक है, तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं। तो अभी आज जितना पढ़ा है उतना प्रैक्टिस आज करेंगे आप लोग, ठीक है। और टाइम निकालना है सर, एक चीज है, टेराफॉर्म छोटा सा टॉपिक था, सिंपल था, दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पाइथन में अगर टाइम नहीं दोगे आप भूल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो पाइथन में टाइम दो बराबर, और 1.5-1.5 घंटे की क्लास रहेगी, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो यस। आप लोग प्रॉपर टाइम निकाल ले, देखो जॉब होती है, जॉब में प्रेशर भी होता है, बट थोड़ा सा आप ना अपने ऊपर भी वर्क करने के लिए टाइम निकाल लो, अपना एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो कि मुझे नहीं इतने बजे से इतने बजे करना ही है। कंपनी का काम हो कुछ भी हो वो अलग बात है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक स्ट्रांगली नॉलेज जो है वो बिल्ड होगी, आपका जो डाउट्स है वो पता चलेगा कि यार आपकी गलती कहाँ हो रही है, आपके डाउट्स क्या आ रहे हैं, राइट। अभी 2-3 क्लासेस में तो कोई गलती नहीं होनी ना, कोई डाउट आने हैं, ठीक है। डाउट क्लास के टाइम पे ही आएंगे, उसके अलावा कोई डाउट नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद 2 या 3 क्लास के बाद जब हमारे टॉपिक हाई लेवल के स्टार्ट होंगे उसमें आपको डाउट्स आएंगे सर, ठीक है।
तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। ओके ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ ओके यू। बाय सर। बाय सर।